हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें जो बेसिकली जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जा रही है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराई जा रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। और हाँ, अगर आप लोग प्रॉपर जो है अच्छे से आर ओ के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर से उसके बाद यूपी पीसीएस की भी प्रैक्टिस सेट प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो है आपके दूसरे चैनल पे सॉल्व कराई जा रही है। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी सॉल्व कराया जा रहा है, तो उस पर जा करके उस पर विजिट करके आप उसे भी अच्छे से प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? फजल अली समिति की, सरदार सोर सिंह समिति की, पीके मोहंती समिति या एन बोहरा समिति? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार सोर सिंह समिति। देखिए 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान, जिस समय आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी के समय लागू था, उसी समय मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार सोर सिंह समिति की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, जो मूल कर्तव्य भारत में शामिल किए गए थे वह सोर सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था जो आपके 1976 ईस्वी में हुआ था। और ये सभी कब हुए थे? क्या आपके इंदिरा गांधी के समय में, जिस समय आंतरिक आपातकाल लागू था उसी समय किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान की उपमा भी दी जाती है। ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इतना ज़्यादा संशोधन किया गया कि वह एक संविधान ही बन गया था छोटा मोटा। ठीक है, इसीलिए जो है कि इसे लघु संविधान की उपमा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान सभा की समिति और उनके अध्यक्ष कौन से सही है उससे आपको सुनिश्चित करना है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी नहीं थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। एच.सी. मुखर्जी यह अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आपके जे.बी. कृपलानी। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को कौन हल करता है? भारत का महान न्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 71 में कहा गया है, अनुच्छेद 71 इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की उसके वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो याद रखिएगा। और अगर इसके पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन का प्रस्ताव कितने ने दिया था, तो 1921 में पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइन का प्रस्ताव दिया था कि यह जो है
भारत का जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है वह कैसा होना चाहिए। ठीक है, पिंगली वेंकैया द्वारा 1921 में इसके मूल डिजाइन का प्रस्ताव दिया गया था और इसे 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता की सिफारिश किस समिति द्वारा दी गई थी। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके राव समिति या फिर एलएम सिंघवी समिति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछ रहा है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए किस समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक एलएम सिंघवी समिति जिसका गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। इसका जो गठन है वो 1986 ईस्वी में किया गया था। इसमें जो है बेसिकली लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति की प्रमुख सिफारिशें जो थी वह क्या थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप प्रदान किया जाए, पंचायती राज निकायों के लिए नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए, गांव में जो न्याय पंचायत है उसका गठन किया जाए। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो है एलएम सिंघवी समिति द्वारा किया गया था, जिसका गठन 1986 में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है। राज्यसभा का उपसभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के अतिरिक्त संभाल लेते हैं, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा इस पद का निर्वहन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। न्यायमूर्ति फजल अली, के कस्तूरी रंगन समिति, राजा चलैया समिति, शिवरमन समिति। आपको बताना है कि 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति फजल अली। इन्हीं की अध्यक्षता में 1953 में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 1953 में गठन किया गया था और इस आयोग के दो अन्य सदस्यों में एच.एन. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और जो दो सदस्य थे वह एन.एम. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था और इसके तहत अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 इन सभी में संशोधन किया गया था। अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था, 19 में संशोधन हुआ था, 85 में, 87 में, 174 में, उसके साथ साथ जो है 176 में, 176 में, 341 में, 341 में, 342 में, 372 और 376 इन सभी अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा। और पहले संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान में इसके साथ ही अनुच्छेद 31 के बाद एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें ये भी जोड़ा गया था इसी द्वारा। और यह जो मूलतः है मुख्य रूप से आपके जो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से ही 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिसमें जो है संपत्ति का जो मूल अधिकार था, इसे जो है जैसे संपत्ति का जो अधिग्रहण है, ठीक है, उसे करके 9वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण जो है 9वीं अनुसूची जो है यह मुख्यतः उसी से संबंधित है और यह मुख्यतः आपके 1951 ईस्वी में इसका संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 42वें, 44वें, 46वें या फिर 48वें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया था। किसे, आपके समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या फिर 48? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है और यह आपके नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। टीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 362? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 भारत सरकार 1935 द्वारा अधिनियमित किया गया था, अर्थात उसी द्वारा इसे शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। और इसके अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और यह जो है दो प्रकार की होती हैं। एक है राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त होती है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो गया और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और दूसरा, जब राज्य उन मामलों पर संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है, और संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में जब राज्य समर्थ रहता है तो अनुच्छेद 365 के तहत जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी जो है आपका सही है, और जिसका प्रावधान जो है आपके 75 सब क्लॉज 3 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 52, 42, 78 या फिर 62? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। ये कुछ समितियां दी गई हैं और इसके साथ जो है संबंधित विषय दी गई है। तो किस समिति का संबंध किस विषय से है उससे जो है आपको सुमेलित करना है। पुच्छी आयोग का संबंध किस विषय से है? पुच्छी आयोग की अगर हम बात करें और इसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। ठीक है, तो पुच्छी आयोग का जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है। और इसका गठन कब किया गया था? 2007 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। जस्टिस ए.के. माथुर समिति, इनका जो संबंध है वो 7वें वेतन आयोग में उसके 7वें वेतन आयोग को जो लागू करना था उसे से संबंधित सुझाव देने के लिए जस्टिस ए.के. माथुर समिति का गठन किया गया था। और इसका जो गठन है वह 2014 में किया गया था। के संथानम समिति का जो गठन है वह सीबीसी की स्थापना जो की गई थी वह के संथानम समिति के सुझाव के आधार पर ही की गई थी। और इसका जो गठन है वो कब किया गया था? इसका गठन किया गया था आपका 1962 में इसका गठन किया गया था और 1964 में इसने अपनी समिति मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एन वोहरा समिति का जो गठन किया गया था वह अपराधियों के साथ राजनेताओं के जो संबंध हैं इसकी जांच करने के लिए और उसके बाद सरकार को सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसका गठन जो है 1993 में किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुच्छी आयोग का गठन जो है केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सुझाव देने के लिए 2007 में किया गया। जस्टिस ए.के. माथुर समिति का जो गठन है वह 7वें वेतन आयोग के संबंध में सुझाव देने के लिए 2014 में किया गया था। के संथानम समिति का सुझाव इसी के आधार पर जो सीबीसी की स्थापना की गई थी 1962 में इसका गठन किया गया था। और एन वोहरा समिति का गठन अपराधियों के साथ राजनेताओं के जो संबंध हैं उसकी जांच करने के लिए इसकी गठन किया गया था 1993 में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3, 2, 4, 1। बोडो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम की आधिकारिक भाषा है, यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है इसका सही आंसर
क्या होगा? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर तीनों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन जो हैं बोडो भाषा के संबंध में सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुई। एसके धर आयोग भाषाई आधार पर कुछ राज्यों के गठन के पक्ष में थे। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सभी विकल्प, दोनों विकल्प जो है वो आपके गलत हैं। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पुरानी है। उसके पहले से ही भाषाई आधार पर या भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठती रही थी। और एसके धर आयोग का गठन 1948 में किया गया था और इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि प्रांतों के गठन का आधार जो है वो भाषा न होकर के प्रशासनिक होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो क्या इसमें कहा गया है कि भारत में भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुई, ये भी गलत है। और एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर कुछ राज्यों के गठन के पक्ष को मान लिया था, ये भी सही है, क्योंकि एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया था और इनका मानना था कि राज्यों का जो गठन हो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। आपको जो है इन राज्यों का क्रम से लगाना है। अगर हम बात करें इन राज्यों के गठन की बात कर रहा है क्रम से, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केरल का जो गठन है वह कब किया गया था? 1956 ईस्वी में केरल का गठन हुआ था। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का गठन किया था। मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर का गठन किया गया था 1972 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फैक्ट अगर पूछ ले तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को बस अच्छे से पेपर सॉल्व करना है और उसके लिए है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व कर पा रहे हैं सॉल्व करिए और मेरे साथ जुड़ करके इस क्रिया को आप कर सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे जो है GS वर्ल्ड द्वारा, DIS द्वारा जो पब्लिश किए गए हैं या फिर इसे दृष्टि आयोग द्वारा जो पब्लिश किए गए उन सारे प्रैक्टिस को प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे प्रैक्टिस सेट को आपको अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुसूची और विषय। तीसरे अनुसूची शपथ का उल्लेख किया गया तीसरे अनुसूची में। चौथे अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वह चौथी अनुसूची में दिया गया है। छठी अनुसूची का संबंध विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र से है और सातवीं अनुसूची का संबंध समवर्ती सूची से है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। छठी अनुसूची का संबंध विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र से, यह गलत है। छठी अनुसूची का जो संबंध है वह भारत के विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन न करके इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, न कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत का नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक, निम्नलिखित में से किस समिति को सलाह दे सकता है? प्राक्कलन समिति, वेतन और भत्ते की संयुक्त समिति, सार्वजनिक लोक लेखा समिति या फिर लाभ के पद पर संयुक्त समिति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सार्वजनिक समिति और लोक लेखा समिति को भारत का नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक क्या देता है? सलाह देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सार्वजनिक लेखा समिति की अगर हम बात करें, इसमें कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वह राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संसदीय मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 में पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गठित किया गया था और वर्तमान में 7 संसदीय फोरम कार्यरत हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। केवल 1, 2, 1 या 2 दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 8 संसदीय मंच जो है वह कार्यरत है, न कि 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में सही नहीं है?
राज्यपाल के महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और साथ ही उन्हें पद से हटा भी सकता है। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और साथ ही उन्हें पद से हटा सकता है। यह गलत है, नियुक्ति करता है लेकिन पद से हटाने का जो अधिकार है उसे प्राप्त नहीं है। और इसमें अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और भी गलत है, ठीक है, जिससे लग रहा है इन लोगों ने अपडेट नहीं किया है अभी। जो आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण था इसे भी समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन होता था आपके संसद में और राज्य की विधानसभाओं में, उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी अगर देखा जाए उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी गलत हो गया, इन लोगों ने इसे अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का जो मनोनयन होता था उसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम राज्य जहां संवैधानिक तंत्र असफल होने के कारण आपातकाल लगाया गया था कौन सा है। बॉम्बे, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंजाब में सर्वप्रथम लगाया गया था, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। और पंजाब में कब लगाया गया था, 1951 ईस्वी में पंजाब में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है 164 में है। 165 राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 165 जो है यह सही नहीं है। 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख किया गया है, न कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है। अगर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख जो है अनुच्छेद 178 में किया गया है। ठीक है, 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या प्रावधान किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा इन सभी को जो है एक दूसरे से सुमेलित करना है। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, इसके द्वारा जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया था। तो इसका हो जाएगा ये 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें, इसके द्वारा व्यापार का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। इसका ये हो जाएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। लेकिन चीन और चाय के साथ जो व्यापार थे वो अभी भी बने रहे, लेकिन जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा इस चार्टर में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 1 3। नेक्स्ट देखिए, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है। कैबिनेट से लिखित सिफारिश मिलने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो आपके
राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? मताधिकार का विस्तार, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन या प्रांतीय स्वायत्ता। आपको बताना है कौन सी विशेषता 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संविधान में लिया गया है। केवल 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3 या फिर चारों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विषय जो है इसमें जो भी जिन दिए गए हैं ये सभी जो है 1935 के अधिनियम द्वारा लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक, प्राकृतिक, संवैधानिक या फिर वैधानिक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह एक वैधानिक अधिकार है। वोट देने का जो अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहीं वैधानिक मिलता है, कहीं कानूनी मिलता है, तो याद रखिएगा चाहे वैधानिक मिले या कानूनी मिले, ठीक, यह वैधानिक या कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी सही है। भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है कानून और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय लेने की न्यायपालिका की शक्ति, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के ज्ञान पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति, या फिर समान या विभिन्न मामलों में पहले दिए गए अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति। देखिए न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है कि उसके द्वारा किसी कानून, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है और वो कानून संविधान सम्मत है कि नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, छुआछूत उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और होटलों में बच्चों के अधिकारों का निषेध। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किया गया है और 4 कारखानों और होटलों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा की गई, मतलब इनके नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ठीक है, और ये सभी यही जो है आपके किससे संबंधित है? शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संघ इकाइयों को सभी राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं किया गया है। उसमें विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी जो है आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1, 1 और 2, 1, 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर चर्चा नहीं कर सकती, यह गलत है। चर्चा कर सकती है, उस पर बस मतदान करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। तो 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वालों के सदस्यों के 3/4 बहुमत से, या फिर सदन के 2/3 बहुमत से, या सदन के पूर्ण बहुमत से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब कोई विधेयक संयुक्त बैठक के लिए भेजी जाती है तो वह विधेयक उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत शामिल है? संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या फिर नौवीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार द्वैध शासन की शुरुआत करना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत करना। इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या पूछ रहा है कि 1919 की प्रमुख विशेषता है सॉरी साथ ये क्वेश्चंस जो ऑप्शन जो है ना वो गलत दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सही है लेकिन इसके आंसर जो है वो गलत दिया है। इसमें इसका जो सही आंसर पूछा है वो ए हो जाएगा, क्योंकि प्रांतों में जो द्वैत शासन की शुरुआत है वो 1919 की भारत शासन अधिनियम द्वारा ही किया गया था। इसमें आंसर जो है बी दिया है, जो कि गलत है। अगर हम मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की बात करें तो यह 1909 मार्ले मिंटो जो सुधार आया था 1909 का भारत शासन अधिनियम, उसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना जो है 1909 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के। देखिए, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन जो है 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया था, और 9वीं सूची में केंद्रीय राज्य कानूनों को एक सूची में अदालत से चुनौती देने से रोका गया था। मतलब जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि संसद द्वारा यदि कोई विषय 9वीं सूची में डाल दिया जाएगा तो यह न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और भूमि सुधार से संबंधित मामले जो है 9वीं सूची में ही डाले गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार किसी विदेशी के लिए उपलब्ध नहीं है? भाषण का अधिकार, कानून के समक्ष अधिकार, जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या पूर्वव्यापी कानून के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषण का अधिकार। यह अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 16, फिर है 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 या 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ एवं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय दिया गया था? संसद समस्त मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है, संसद कुछ मामलों में कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। यह निर्णय आपके शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह वर्डक्ट कब आया था? 1954 ईस्वी का यह वर्डक्ट है। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन से केस में 24वें संशोधन को चुनौती दी गई थी? केशवानंद भारती, लोक गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स या फिर शंकरी प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बाद में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को की गई थी, यह गलत है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो डी जो है आपका गलत है। साधारण तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा, कैबिनेट द्वारा, मंत्रिपरिषद तथा कैबिनेट की संयुक्त बैठक द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट द्वारा। सभी साधारण जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वह कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं, और इसमें जो मुख्य रूप से 10 से 15 प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री में। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हैं, सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा।
1 2 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। देखिए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, वित्त विधेयक है, ठीक। और इसके अंदर ये छोटा सा क्या है, ये जो है आपका धन विधेयक है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर है आपका सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही और एक गलत है, मतलब कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत किया गया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ समितियां दी गई हैं और वर्ष दिया गया, तो किस समिति का गठन या स्थापना किस वर्ष में किया गया था, उससे आपको सुमिलित करना है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, यह किया गया था आपका 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था, इसका गठन 1969 में किया गया था, और यह जो है केंद्र राज्य संबंधों में जो विवाद था उस पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, 1983 में, ये भी केंद्र राज्य संबंधों से है। थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया था, और यह पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 3 4 1। 1996 को पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में इसका विस्तार करना, जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, जनजातीय क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए एक निकाय का गठन करना। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए एक निकाय का गठन करना, या पेशा अधिनियम में ऐसा प्रावधान कोई नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। और पेशा अधिनियम मुख्यतः किससे रिलेटेड है, यह जो है पंचायती राज या पंचायतों से संबंधित है, रिलेटेड है, वहाँ पे जो सुधार हैं उससे। लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर, लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर कितने महीनों तक यदि राज्यसभा कोई निर्णय नहीं लेता तो वह लोकसभा के पास वापस चला जाएगा। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या फिर 6 महीना। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका डी। देखिए धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके अन्य विधेयक यदि लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है तो 6 महीने की अवधि के बाद वह स्वतः ही लोकसभा में वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ठीक। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, किसे, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके। नेक्स्ट देखिए, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, 5 3 7 9। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सीट। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल संसद की सहमति से प्रभाव में रहता है अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए, अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए, फिर अनिश्चित काल के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए। अनुच्छेद 352 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, और यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।